इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक कार्डिनल रूल है कि अपनी फ्रेंडशिप को, अपने ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और ज़्यादा नर्चर करना। और कुछ इसी तरीके से इंडिया और एशियान भी पिछले 30 सालों से, फ्रॉम द लास्ट 3 decades, दे हैव बीन नर्चरिंग एंड एनहांसिंग देयर फ्रेंडशिप एंड देयर टाइज। In fact, this year 2022 marks 3 decades of India-ASEAN ties. And shall we say, इंडिया और एशियान की अगर हम दोस्ती की बात करें, संबंध की बात करें, that has been nothing less than, respecting each other's sovereignty, shared understanding and mutual cooperation over the last 30 years. इनफैक्ट जब हम एशियान की बात करते हैं दोस्तों, तो एक बहुत रोल मॉडल माना जाता है। अगर हम रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें, शायद इतना रीजनल इंटीग्रेशन साउथ एशियन रीजन में नहीं है, इतना रीजनल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यूरोप में देखने को नहीं मिलता। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एशियान इटसेल्फ। एंड एशियान की अगर हम बात करें, एशियान जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना करी गई थी और इसी साल एशियान के 55 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं। सो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं हमारे आज के फ्यू मिनट्स के वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एशियान के टाइज को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, और आईआर में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, जीएस2 का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे अपनी चर्चा को। व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस टॉपिक? तो पहली बात तो हम ये समझें कि हमारा जो डायलॉग पार्टनरशिप है एशियान के साथ 1992 में शुरू होता है। अब 91, 92, the same time, when we are opening up our economy, liberalization, privatization, globalization, we see the disintegration of USSR on one hand, and, very proudly, हमारे जो former prime minister थे, पीवी नरसिम्हा राव, 1991 में वो announce करते हैं look east policy. That, the times are very uncertain. Now the USSR is not there anymore. The USSR has disintegrated. Now, being more dependent on the Western world rather than being more dependent on the Western world, how about we strengthen our ties with the East Asian economies? How about we strengthen the cultural links with the East Asian economies? तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, ईस्ट यानी कि डायरेक्शन, और कैसे हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ और बेहतरीन इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर हम 90s की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अगर हम वियतनाम हो, ताइवान हो, हम मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, ये तमाम इकोनॉमीज़ ने, तमाम कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी 90s में। सो हमारा जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो रास्ता है ईस्ट एशिया के साथ, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के साथ शुरू होता है 1992 में। 96 में हमारी जो पार्टनरशिप है उसको रेस किया जाता है टू अ डायलॉग पार्टनरशिप लेवल। और 2005 में एशियान बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहा था। एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशियान के कारण एशियान बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा था कि कैसे इंडिया भी ईस्ट एशिया समिट का एक बहुत एक्टिव मेंबर बन सकता है। तो एक बहुत मेजर रोल एशियान ने प्ले किया था। और ईस्ट एशिया समिट एक हेविली एशियान सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट एशिया समिट। इसके बारे में क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पास्ट में आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया और एशियान ने दोनों ने अपने 20 साल पूरे करे थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2012 में। 25वीं सालगिरह इंडिया एशियान की वाज हेल्ड इन इंडिया इन जनवरी 2018। इनफैक्ट अगर हम बात करें रिपब्लिक डे ऑफ 2018 की, तो जो 10 एशियान लीडर्स थे उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, अगर हम इंडिया एशियान की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे ये बनते हैं कि जो एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है, ये एक फ्री ट्रेड एरिया है अमंगस्ट ऑब्वियसली द 10 कंट्रीज ऑफ द एशियन रीजन एंड इंडिया। अब इनिशियल फ्रेमवर्क जो है एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये साइन करा गया था अक्टूबर 2003 में बाली में, इंडोनेशिया में। और इसका जो फाइनल एग्रीमेंट था वो 13 अगस्त 2009 में आया था और दिस केम इनटू इफेक्ट इन 2010। अब इसके चलते एशियन मेंबर स्टेट्स और इंडिया ने दोनों ने एग्री किया कि कैसे हम अपनी इकोनॉमीज को ओपन अप कर सकते हैं और कैसे हम जो अड़चने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं एज फार एज फ्री ट्रेड इज कंसर्न, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कवरेज ऑफ गुड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मार्केट एक्सेसिबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, हम सर्विसेज की बात करें, बिकॉज हमारे पास बिकॉज वी आर वेरी रिच इन सर्विसेज, राइट। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इंडिया और एशियान का ट्रेड एंड सर्विसेज एग्रीमेंट जो है वो 2014 में साइन करा गया था।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जहां पे ये बात भी करी गई थी कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे नेशनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कि इररिस्पेक्टिव कि कोई अगर इन्वेस्टर है किसी एशियन नेशन में इन्वेस्ट कर रहा है उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देना जैसे कि उस देश में उसको मिलना चाहिए। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी वाली बात नहीं आती, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टू द इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एशियन। तो अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है, अगर लेट्स से सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रहा है, लेट्स से मलेशिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मलेशिया और सिंगापुर को वैसा ही ट्रीटमेंट उस इंडियन इन्वेस्टर को देना है जैसे वो अपने सिटीजन्स को देते हैं। ठीक है, और इसके साथ के साथ एशियन और इंडिया का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन करा गया था 2014 में। नाउ लुक to act east policy. East, as I said, is direction. Acting in the east direction. 2014 में मोदी जी लुक ईस्ट को फ्रेम करते हैं, रीफ्रेम करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि कैसे और ज्यादा हम अपने जो टाइज हैं एशियन रीजन के साथ, वेदर इट्स कल्चरल टाइज, वेदर इट्स इकोनॉमिक टाइज, वेदर इट्स कनेक्टिविटी और वेदर इट्स पीपल टू पीपल टाइज, कैसे हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कैसे और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इसके चलते तमाम क्षेत्रों में हम अपनी कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब काफी सालों से 1992 से लेकर 2014-15 तक हमारा फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बहुत ज्यादा था। 2015 में एशिया ने 3 ऐसी कम्युनिटीज क्रिएट करी जहां पे इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की बात ज्यादा करी गई थी। एक तो आ गया पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक तो इकोनॉमिक कम्युनिटी। चलो अब इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो हमारा बेस था 90 से कि हम एशियन के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जा रहे हैं, और सोशो कल्चरल कम्युनिटी कहीं ना कहीं वो भी बहुत लंबे अरसे से हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, हम बुद्धिज्म सर्किट की बात करें, सिविलाइजेशन लिंक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं सोशो कल्चरल कनेक्टिविटी का जो लिंक है वो भी पहले से चलता आ रहा था। लेकिन जो ज्यादा डायनेमिक है, जो आज के टाइम की हम बात करें, वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। वो क्यों है? बिकॉज इंडो पैसिफिक आ जाता है, तो उसके सेंट्रलिटी में भी हम बात करेंगे आगे जाके। तो एशियन कौन से देश हैं, पहले हम यहाँ पे देश देख लेते हैं कौन से हैं। पूछा जा सकता है आपको कि आप उसको वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में इसको आप प्लेस करें, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में प्लेस करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में PYQs में भी आ चुके हैं। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, एक एक्रोनिम है, प्लीज टर्न ओवर लेफ्ट इन कंबोडिया टू मीट दी MBBS। तो P यानी कि फिलीपींस, T यानी कि थाईलैंड, यहाँ पे ओवर का V यानी कि वियतनाम, देन लाओस, देन इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया। तो MBBS का यानी कि मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा एंड सिंगापुर। ठीक है, तो एक तरह का एक्रोनिम है आपको याद रखने के लिए, एक्रोनिम के जरिए से हमको याद हो जाता। अगर ऐसे हमको कि बोले कि बताइए कि एशियन में कौन से 10 देश हैं, तो मे बी अगर हमको एक्रोनिम पता तो हम बता सकते हैं, बिना किसी एक्रोनिम के हमको नहीं याद रहेगा कि हम कैसे बोले। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हम इंडिया एशियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ईस्ट एशिया समिट की भी बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूपीएससी के लिए। ना अब ईस्ट एशिया समिट को फैक्चुअली हम समझें तो यहां पे ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन आता है? 10 एशियन कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, US एंड रशिया। तो ये सब देश आ जाते हैं। 18 ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स हैं, जो कि कलेक्टिवली कितना 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं और 55% ऑफ द ग्लोबल GDP। आसान रहेगा याद रखना, आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में अगर लिखना हो तो ये आपको फिगर तो याद रहेगा, बहुत ईजी है। 55% दुनिया की आबादी इज द और ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स एंड 55% ऑफ द ग्लोबल GDP। इंडो पैसिफिक के मामले में ईस्ट एशिया समिट जो है प्रीमियर फोरम है फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ये ओनली लीडर लेड फोरम है जहां पे तमाम जो मुद्दे हैं एज फार एज द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं पर्टिनेंट टू इंडो पैसिफिक, वो यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। जो 16th ईस्ट एशिया समिट की जो मीटिंग है ये अक्टूबर 2021 में वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेल्ड करी गई थी और दिस वाज चेयर्ड बाय ब्रुनेई। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये बताना है कि 2022 में ईस्ट एशिया समिट की जो चेयरमैनशिप है वो कौन से देश के पास है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम बात करेंगे इंडिया, एशियन और इंडो पैसिफिक की, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अब इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन है। अब ये वही रीजन है एशियन रीजन जिसको मैं बार बार चाइना पीड़ित समाज भी कहता हूं। ठीक है, अब हम यहां पे एवोल्यूशन ऑफ टाइज की बात समझे कि कैसे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन से आज हम पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बात को तो समझे कि 92 से लेके 2014 तक ट्रेडिशनली जो हमारा रिश्ता था एशियन के साथ वो ज्यादातर इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने के ऊपर था। सोशो कल्चरल रिस्पेक्ट था वो भी साथ के साथ बढ़ रहा था, लेकिन यह माना जाता था कि जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो पिलर है, अगर हम इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी की बात करें, इकोनॉमिक चैलेंजेस तो चलो हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी चैलेंजेस, उस पर ज्यादा गंभीर हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी भी था।
अब जब हम पॉलिटिकल सिक्योरिटी पिलर की बात करते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ की बात करें, सुनामी हो, साइक्लोन्स हो, हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें, ब्रॉडर हम फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी कोऑपरेशन कह रहे हैं, या हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है ना, ये सब रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की हम बात करें। चलो ये सब बातें हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन में तो करेंगे, लेकिन एशियान के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा है कि जब इंडिया के साथ हम अपने टाई स्ट्रेंथन करते हैं तो चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एशियान का रिश्ता चाइना के साथ कैसा बिगड़ता है कि अच्छा होता है अगर एशियान इंडिया के ज्यादा क्लोज होता है, because ASEAN is always apprehensive as far as the South China Sea is concerned. So if ASEAN is strengthening, apart from the economic ties, is strengthening the political security ties with India, then ASEAN is concerned because of the South China Sea. अब चाइना, बिकॉज मैं कहता हूं कि चाइना पीड़ित समाज है, चाइना का मस्कुलर एग्रेशन, चाइना का मैरीटाइम डोमिनेंस इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो चाहे हम वो ईस्ट चाइना सी की बात करें, हम साउथ चाइना सी हो, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के दर्जन कंट्रीज़ के साथ, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो इस करके एशियान के अंदर एंग्जाइटी है। इनफैक्ट हम इंडिया और चाइना के बीच की बात करें, इनफैक्ट एशियान को इस बात की भी एंग्जाइटी होती है टू चूज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, राइट। सो बट बाय 2018, यानी कि अगर हम 25th एनिवर्सरी जो इंडिया एशियान की थी, जो एप्रीहेंशन थी एशियान की, वो थोड़ी कम होनी शुरू होती है, बिकॉज इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है मैरीटाइम डोमेन में, अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें, और बढ़ना शुरू होता है। Many a times it is said that India is looked up to as the net security provider, whether it's the Indian Ocean, whether it's the Indo-Pacific region. So these countries, they really look up to India. अब क्योंकि यहाँ पे 9 डैश लाइन का भी जिक्र किया था कि चाइना ने कंसोलिडेट करा है अपना जो क्लेम है इन द साउथ चाइना सी बाय द 9 डैश लाइन, तो अगेन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बात यहाँ पे आ जाती है। 9 डैश लाइन, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, इसको कई बार 10 डैश लाइन भी कहा जाता है, 11 डैश लाइन भी कहा जाता है। क्लेम किया जाता है एज 11 डैश लाइन बाय द रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स योर ताइवान, ठीक है। अब पीआरसी क्या है आपका, मेनलैंड चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो तो ये ऑब्वियसली कितने सालों से पीआरसी का तो यही कहना है कि जो आरओसी है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो भी हमारा ही है। तो इन दोनों एंटिटीज के बीच में भी साउथ चाइना सी के ऊपर काफी झगड़ा है। मेन जो डिस्प्यूट पॉइंट्स है वो कौन से हैं, पैरासेल आइलैंड्स और स्प्रैटले आइलैंड्स। और अब आपको ये बात भी याद रहे कि 9 डैश लाइन में जो ताइपिंग आइलैंड है, ये लार्जेस्ट ऑफ द आइलैंड है, और इसको कौन कंट्रोल करता है, आरओसी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, विच इज योर ताइवान। तो यहां पे आपका मैप आ गया 9 डैश लाइन का भी। नाउ अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, तो यहां पे 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, एक जो कि इंडिया के द्वारा और एक जो कि एशियान के द्वारा। इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPOI। ये इनिशिएटिव कब अनाउंस किया गया था, जो 14th ईस्ट एशिया समिट थी, 14th एशियन समिट नहीं बट 14th ईस्ट एशिया समिट थी 2019 में, तो भारत ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया था इंडो पैसिफिक का। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, जब इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी की बात आती है, इंडो पैसिफिक को चाहे हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें, मैरीटाइम ट्रेड हो, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, भारत का इवन क्वाड के फोरम में भी भारत का बार बार यही कहना होता है कि जो सेंट्रलिटी है इंडो पैसिफिक की, वो एशियान के ऊपर ही रहेगी। यानी कि हम यहां पे चाइना को रिप्लेस करने नहीं आए हैं कि हम अपना मस्कुलर एग्रेशन या मैरीटाइम डोमिनेंस यहां पे दिखाएं। यहां पे अगर हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, या यहां पे अगर हम मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू कीप सेंट्रल द इंटरेस्ट, द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ओनली एशिया। तो यहां पे भारत ने एम्फसाइज करा कि हमको और भी लाइक माइंडेड देशों के साथ, जिनके हमारे जैसे विचार हैं, उनके साथ इकट्ठे कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा, ताकि हम इंडो पैसिफिक को सिक्योर रख सकें और एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यहां पे फॉलो किया जा सके। अब विजन की बात करें तो विजन क्या है IPOI का, कि कैसे एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन यहां पे रखा जा सकता है, और जो भी विलिंग देश हैं जो कि भारत के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, पार्टनरशिप दिखाने को तैयार हैं, वो कैसे भारत के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मरीन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम सस्टेनेंस की बात करें, प्रिजर्वेशन की बात करें, कैसे उसके ऊपर भी फोकस दिया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो अगेन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, इसकी यहाँ पे बात आ जाती है। नाउ अब एक इनिशिएटिव तो चलो इंडिया के द्वारा हो गया IPOI, फिर एक इनिशिएटिव है AOIP, यानी कि एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। तो 2019 में डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना बहुत ज्यादा, बिकॉज 2018 में जब
रिपब्लिक डे पे जब 10 एशियन लीडर्स आते हैं एज चीफ गेस्ट, तो ऑब्वियसली चाइना इस बात को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। तो चाइना को लगता है कि जो एशियन और इंडिया के जो टाइज बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली चाइना जो अपना अग्रेशन है, चाइना जो अपना डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक में पिछले 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। एंड देयरफॉर हम देख रहे हैं कि 2021 से, स्पेशली जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तो इंडो पैसिफिक को काफ़ी सेंट्रलिटी रखी जा रही है। और देयरफॉर हम ये क्वाड की बात करते हैं, ऑकस की बात करते हैं कि कैसे इंडो पैसिफिक को सिक्योर किया जा सकता है। नेवरदलेस 2019 में डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना अपना अग्रेशन काफी बढ़ा रहा था, एशियन भी अनाउंस करता है एक ऐसा इनिशिएटिव, जैसे इंडिया ने अनाउंस किया था, जिसका नाम है एशियन का आउटलुक क्या है ऑन द इंडो पैसिफिक। अब एशियन ये जो इनिशिएटिव अनाउंस कर रहा है, ये जो 10 देश एशियन के जो इनिशिएटिव अनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज ये बात चाइना को रीटरेट कराना चाहते हैं दैट लुक, इंडो पैसिफिक इज आवर बैकयार्ड, इज एशियंस बैकयार्ड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड आवर इंटरेस्ट फर्स्ट, नॉट योर अग्रेशन, नॉट योर ग्रीड और नॉट योर हंगर फॉर पावर। और वेरी इंपॉर्टेंटली एक यहां पे एक बात देखने को मिलती है कि दोनों ही जो इनिशिएटिव्स हैं, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स और एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, काफी ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन में है। और ये अनाउंस करा गया था 18th एशियन इंडिया समिट में, विच वॉज इन अक्टूबर 2021। एंड अगेन फोकस क्या है? फोकस है अगेन द सेम थिंग्स, पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। What are the pillars of AOIP? The same pillars जो कि अभी हमने डिस्कस करें, more or less the same, which is again talking about more cooperation, maritime cooperation, how to curb piracy, how to increase more connectivity. Then again the focus is on sustainable development goals. जैसे हमने marine biodiversity की बात करी थी, थोड़ा सा एक और broader framework में यहाँ पे AOIP में बात होती है sustainable development goals की। And of course जो हमारी सॉफ्ट पावर की बात आती है, पीपल टू पीपल टाइज की जहाँ पे बात आती है, कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने की, because of course we have civilizational links with this region. Now अब इंडो पैसिफिक कंसेप्ट जो अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक है, और इस स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट को मीट करने के लिए जो गोल्स रखे गए हैं दोनों इनिशिएटिव्स में, AOIP में और IPOI में, वो काफी फंक्शनल है। ठीक है, अब डेफिनेटली पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी ये फंक्शनल चीजें हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। और इसके लिए एशियान के देशों को भी पता है और इंडिया को भी पता है कि हमको एशियान के देशों के अलावा और भी देशों की कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे स्वीकार करना पड़ेगा। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो USA है, चाहे वो जर्मनी है, इन देशों की कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। नाउ अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक क्या है, एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक में, अब एशियन ने प्लेस करा अपने आप को विद इन द न्यू स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक। इनफैक्ट एशियन ने जब बात करी AOIP के बारे जून 2019 में, तो एशियन ने भी कहा कि एशिया पैसिफिक यानी कि इंडो पैसिफिक, राइट। अब चाइना इस बात को कहता है कि भी इंडो पैसिफिक तो कुछ है नहीं, उसको APEC कहना चाहिए, एशिया पैसिफिक कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडो पैसिफिक कहने से इंडिया का जो रोल है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है इंडो पैसिफिक में। नेवरदलेस लेकिन एशिया ने जो चर्चा है, जो अगर स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है, केवल इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं रखा, बट इंडियन ओशन रीजन को भी इंक्लूड किया था, राइट। और हम बहुत इस बात को लेकर क्लियर हैं। तो जैसे हमारा जो इनिशिएटिव है, अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव है हमारा, जो कि इंडियन ओशन के पर्टिनेंट है, 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया था। या अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, हम बहुत क्लियर हैं कि जो भी ओशंस हो, हम स्टैंड करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए। और डेफिनेटली जहाँ पे हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो और भी ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, जब बहुत सारे देशों के साथ आपने डील करना है, ठीक है। तो अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब अगेन 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या आता है यहाँ पे? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग का। एंड देन ऑफ कोर्स वही सेम चीजें रिपीट यहाँ पे हो रही है। डिजास्टर रिस्क की बात करें, मैरिटाइम इकोलॉजी, मैरिटाइम रिसोर्सेज, मैरिटाइम डाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक कोऑपरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन पिलर्स में ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है तो केवल इंडिया को ही हर एक पिलर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना है, या हर एक पिलर में एशियान के देशों को कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना है। कोई भी देश, जो भी देश हमारा इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, इन द फील्ड ऑफ मैरिटाइम रिसोर्सेज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल बाकी देश कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में? तो जैसे इंडिया लीड ले रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मामले में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड पार्टनर है मैरिटाइम इकोलॉजी के पिलर में, कनेक्टिविटी की जब बात आती है तो जापान इस बात को लीड ले रहा है, ठीक है। मैरिटाइम रिसोर्स की जब बात आती है तो फ्रांस और इंडोनेशिया इस बात को काफी लीड ले रहे हैं। जब बात आती है एकेडमिक एक्सचेंज की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की, तो सिंगापुर इस बात पे लीड ले रहा है।
तो ये सब बातें यहाँ पे आती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ये एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है सागर मिशन का भी। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ताकि कैसे हम जो रीजनल कोऑपरेशन है वो एशियन के बियॉन्ड भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इवन दी इंडियन ओशन लिटोरल जो स्टेट्स हैं वहां तक भी हम मैरिटाइम सिक्योरिटी की जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड फ्यूजन सेंटर्स पॉइंट आ जाते हैं इंडो पैसिफिक में। तो येमन है, केन्या है, हर एक का अपना अपना एक डिफरेंट एक रोल यहाँ पे रहता है, तो आप इसको यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं। नाउ अब एशियन प्लस अप्रोच बहुत है। एक बात मोटे तौर पे हम समझें, अगर आप आंसर भी लिख रहे हैं ना, अगर आप इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या बेशक अगर आप क्वाड, अगर आपको क्वेश्चन क्वाड के लाइंस में पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है क्वाड के फंक्शनल रोल के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, ऑकस के बारे में पूछा जाता है, एक बात आपने लिखनी है कि भाई इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी की जब बात आती है तो एशियन प्लस अप्रोच बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ना। तो इट कैन नॉट ओनली बी, चलो हमने सेंट्रलिटी इंडो पैसिफिक की एशियन के इंटरेस्ट को रखनी है, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए एशियन के अलावा भी और बहुत सारे देशों को इंक्लूड करना है, ठीक है। इनफैक्ट हम अपनी अगर इनिशिएटिव की बात करें आईपीओआई की, तो हम बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एशियन आउटलुक ऑफ इंडो पैसिफिक के, वो हम अपने आईपीओआई के इनिशिएटिव में इंक्लूड करना चाहते हैं। हम बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि कैसे हम इस मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज्यादा नर्चर कर सकते हैं, कैसे जो एग्जिस्टिंग रीजनल मैकेनिज्म्स हैं उनको हमने थ्रेटन नहीं करना, उनकी एग्जिस्टेंस को हमने क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन जो न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, चाहे वो क्वाड, कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारे इनिशिएटिव्स। तो आईपीओआई हो, चाहे सागर हो, चाहे वो क्वाड हो, कैसे आपसी में सारे के सारे इनिशिएटिव्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ द फ्यूचर ऑफ आईपीओआई, तो देखिए ओशंस कॉमन स्पेसेस हैं, ओशंस शेयर्ड स्पेसेस हैं फॉर ह्यूमैनिटी, जहां पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट नहीं बट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हमारे लिए अगर हमने अब एक मैरिटाइम सुप्रीमेसी, चलो हम मैरिटाइम डोमिनेंस की बात चाइना के वोकैबुलरी के मामले में नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमने मैरिटाइम डोमेन में स्ट्रेंथन करना है, शैल वी से स्ट्रेंथन इज अ गुड वर्ड टू यूज, तो उसके लिए पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगी। अकेले अमेरिका के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, हमको बाकी यूरोपियन देशों के साथ भी पार्टनरशिप करनी है, एशियान के साथ भी पार्टनरशिप रखनी है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू चाइना, हम कैसे डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू चाइना। चलो हमारे पास इतना पैसा जरूर नहीं है जितना चाइना के पास है, लेकिन इस बात का हमको ख्याल जरूर है कि जो भी हम पार्टनरशिप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, जहां पे इंडो पैसिफिक की कोऑपरेशन की बात होती है, वहां पे सेंट्रलिटी सिर्फ एशियान है, हमारे अपने इंटरेस्ट नहीं है बट एशियान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स 2015 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो प्री में आया था, इसका क्या आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आपने नोटिस करा होगा कि फ्यू मिनट्स के वीडियो में मैं अक्सर एक यूपीएससी का पीवाईक्यू डालता ही रहता हूं, तो पार्टिसिपेट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। क्या इंडिया एपेक का मेंबर है, एशियान का मेंबर है, या ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों दिवाली है, दिवाली के इस मौके पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे तमाम कोर्सेज पे अभी एक कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे स्लीपी दिवाली का, आपको 33% ऑफ मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज के कोर्स के बारे, तो जनरल स्टडीज का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो है, लेकिन साथ के साथ मेंटरशिप भी इसमें प्रोवाइडेड है। मेंटरशिप किसके द्वारा, हमारे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा। सो दोस्तों ये 33% ऑफ का जो अभी ऑफर है, ये 25 अक्टूबर ट्यूसडे तक वैलिड है, और ये प्राइस आपके सामने यहाँ पे दी गई है 22,949। ये आपने एक ही गो में नहीं देनी है, आप इसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। और इसके बारे और जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे और जानकारी ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल करना है इस टोल फ्री नंबर पे, या आप हमको मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com, और आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। सो दोस्तों मैं आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की एडवांस में। आपको, आपके लव्ड वंस को, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दिवाली की। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। और दोस्तों हम मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले एपिसोड्स में ऑफ द फ्यू मिनट सीरीज। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।